तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपक एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस अलार्म पर। दोस्तों, आज हम टॉपिक वाइज सीरीज शुरू करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ की। ठीक है, तो 75 एमसीक्यूज़ होंगे, 2 टॉपिक होंगे। कितने टॉपिक होंगे? 2 टॉपिक होंगे। यूनिट 10 एक तो इसमें वायुमंडल के बारे में होगा। ठीक है, वायुमंडल के बारे में होगा। यूनिट 11 इसके अंदर होगा सूर्यातप। सूर्यातप क्या होता है? ऊष्मा बजट होगा। इसके अलावा यहाँ पर वितरण होगा, सूर्यातप का वितरण होगा। ठीक है, ये 2 टॉपिक कवर करेंगे आज। इनसे रिलेटेड मैं एमसीक्यू लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक सघन है? वायुमंडल की कौन सी परत सर्वाधिक सघन? तो सर्वाधिक सघन जो परत है वो सबसे निचली परत है। सबसे निचली परत। क्यों? क्योंकि इसमें धूलकण और जितनी भी गैसें हैं उनकी मात्रा सर्वाधिक रहती है, इसलिए उनकी सघनता भी क्या रहती है, यहाँ पर ज़्यादा रहती है। तो सघनतम जो निचली परत है वो कौन सी होगी? वो होगी क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल, या इसे ट्रोपोस्फियर भी कहते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो पहले का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायुमंडल में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? ऑक्सीजन नगण्य कितनी ऊंचाई पर हो जाती है? तो ऑक्सीजन का 90% जो है वो 100 किलोमीटर तक हो जाता है पूरा। ठीक है, 90% 90 किलोमीटर तक, और 100 किलोमीटर तक 99% खत्म हो जाता है, और बाद में 120 किलोमीटर पर ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, मतलब नगण्य हो जाती है, उसकी कोई भी गिनती नहीं होती है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा वो होगा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और 120 किलोमीटर ऊंचाई है ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे आप लोग ताकि ज़्यादा टाइम ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन सा कथन कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सही नहीं है? कथन दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, कथन है कि इसकी वायुमंडल में मात्रा 0.036% है। 0.036% है। ये कथन क्या है? सही है। अपने को पूछा है, सही नहीं है। सूर्य से आने वाली विकिरणों को यह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने देती है। ये भी बात सही है। सूर्य से आने वाली जो लघु विकिरण होती है, लघु तरंगे होती हैं, उन्हें आसानी से प्रवेश करने देती है, लेकिन जाते वक्त उन्हें आसानी से जाने नहीं देती। तो दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा है, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यही ऑप्शन क्या है? सत्य नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में लगातार इसके आयतन में वृद्धि हो रही है। सही बात है, वायुमंडल के आयतन में इसकी लगातार वृद्धि हो रही है। कई तरह के इंडस्ट्रीज़ वगैरह है, व्हीकल्स वगैरह, उनसे एमिशन होता है इसका, तो वायुमंडल में इसके आयतन की वृद्धि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये ऑप्शन सत्य नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, मिलान कीजिए। मिलान करना अपने को लो। CO2 का है, ऑर्गन का है, नाइट्रोजन का है, ठीक है, इसके अलावा नियोन का है। ठीक है, इनका मिलान करना है आप लोगों को। यहाँ पर 78.084 है, 0.934 है, इसके अलावा 0.036 है, इसके अलावा 0.0018 है। इनका मिलान करना है कि कौन सा है। तो CO2 की मात्रा वायुमंडल में कितनी है? तो पहले देखते हैं सर्वाधिक जो गैस है वो कौन सी है। सर्वाधिक गैस है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितनी परसेंट है? 78.08%। ठीक है बात, ठीक है। आर्गन जो है, आर्गन तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर नाइट्रोजन, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन, तीसरे नंबर पर आर्गन। तो आर्गन है 0.0934%।
कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036% और नियोन है 0.0018%। तो ए का हो गया सी, और ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, 3 का हो गया 1 और 4 का हो गया 4। तो 3 2 1 4 कौन से ऑप्शन में है? 3 2 1 4, ऑप्शन नंबर ए। तो चौथे का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो आपके लोगों के सामने 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो वायुमंडल की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा पूछी है, वो कितने % तक हो सकती है? तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 0 से लेकर के 4% तक ही होती है। ठीक है, 0% से लेकर के 4% तक हो सकती है। ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होती है। ध्रुवों पर ये 0.1% के आसपास आ जाती है। ठीक है, 1% के आसपास आ जाती है। वहीं ये भूमध्य रेखा पर 4% से लेकर के 5% तक जाती है। तो औसतन कितना माना जाता है? 0 से लेकर के 4% वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मानी जाती है। तो 5वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 5वें का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों का अत्यधिक जमाव कौन से क्षेत्रों में होता है? धूल कणों का अत्यधिक जमाव जो होता है वो होता है अपने उपोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की गति सर्वाधिक होती है और तो अपकेंद्रीय बल काम करता है। तो जो धूल कण है वो ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि बरसात भी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पर दोपहर बाद में। लेकिन जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर आंधियाँ चलती है, क्योंकि वहाँ पर आंधियाँ क्या चलती है? वहाँ पर तापमान ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके कारण यहाँ से जो है हवाएं चलती हैं। ठीक है, इसके अलावा हवाएं ऊपर से नीचे भी उतरती है। शीतोष्ण कटिबंध में भी क्या होता है? धूल कण ज़्यादा उड़ते हैं। जैसे अपना चाइना देख लो, अपना तो नहीं है, चाइना देख लो। चाइना के अंदर जो मंगोलिया से जो मरुस्थल है, जो गोबी मरुस्थल वैसे चाइना में है, वहाँ से मिट्टी उड़ती रहती है और चाइना के अंदर जमा होती रहती है, जिससे लोयस का निर्माण हो गया है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्र है जहाँ पर धूल कणों की मात्रा कहाँ ज़्यादा मिलती है? उपोष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। तो 6वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों, जल्दी से जल्दी करेंगे इस क्लास को। ठीक है, 75 क्वेश्चन है, आपका टाइम भी खराब ज़्यादा ना हो और अपना काम भी हो जाए। तो ये 2 यूनिटें करवा रहे हैं आज अपन लोग। 75 क्वेश्चन है टोटल। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन आर्द्रताग्राही के रूप में कार्य करता है? आर्द्रताग्राही के रूप में, यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जो आर्द्रता ग्रहण करता है? तो ऑप्शन है वायुमंडल में गैस आर्द्रताग्राही नहीं है भाई। ओजोन भी नहीं है। पेड़ पौधे नहीं। धूल तथा नमक के कण ये जो है वे आर्द्रताग्राही का काम करते हैं और ये आर्द्रता को ग्रहण करके और फिर संघनन की क्रिया संपन्न होकर के बादलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए कि वायुमंडल में क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है? आप लोग सही आंसर बताइए। वायुमंडल में क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? देखिए, इसमें ऑप्शन है आप लोगों के सामने 8 किलोमीटर। हाँ भाई, 8 किलोमीटर भी देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आप लोगों के सामने 18 किलोमीटर। हाँ भाई, ये भी ऑप्शन देखते हैं। और इसके बाद में है 16 किलोमीटर। हाँ भाई, ये भी देखते हैं। और इसके बाद में है 13 किलोमीटर। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछी है अपन लोगों को। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है? तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों पर कितनी मिलेगी? ध्रुवों पर मिलेगी 8 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर लगभग कितनी मिली? 18 किलोमीटर पूछेगी। लेकिन अपन लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा कि ध्रुवों पर कितनी है, वो भूमध्य रेखा पर कितनी है। अपन लोगों को डायरेक्ट पूछा है कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो अपन लोग क्या करेंगे? इनका औसत निकालेंगे। तो 18 + 8
बराबर 18 और 8 24, 24 क्या 26, 26/2, तो ये कितना हो गया 13 किलोमीटर। कितना हो गया 13 किलोमीटर। जो 13 किलोमीटर है ऑप्शन नंबर डी वो राइट आंसर हो जाएगा अपना। ठीक आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत जैविक क्रिया के लिए सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है, जैविक क्रिया के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अपन कौन से मंडल में रहते हैं, अपन रहते हैं क्षोभ मंडल में। अपन भी तो जीव ही हैं, अपन भी तो जैविक क्रिया करते हैं, ठीक है। अगर अपन क्षोभ मंडल से ऊपर जाएंगे तो क्या अपन जैविक क्रियाएं संपन्न कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि अपनी जो लेवल का जो वायुमंडल है, अपने जे लेवल का जो वायुदाब है, अपने लेवल का जो तापमान है, वो अपन लोगों को वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो क्षोभ मंडल में इस प्रकार आदर्श प्रक्रियाएं, आदर्श जो स्थितियां हैं वो अपने लिए मिलती है। तो जैविक क्रियाएं सारी संपन्न कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल में संपन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 19वें का क्षोभ मंडल। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन से मंडल में वायुयानों के लिए आदर्श दशाएं मिलती है। वायुयान कौन से मंडल में उड़ते हैं, ठीक है। तो अपने क्षोभ मंडल में क्या होती है, मौसमी घटनाएं संपन्न होती है, मौसमी घटनाएं संपन्न होती है, ठीक है। तो मौसमी घटनाएं संपन्न होने के कारण क्षोभ मंडल में वायुयान जो उड़ान है वो संभव नहीं होती है। इसके अलावा जो समताप मंडल है, समताप मंडल का जो निचला भाग है वहाँ पर ये वायुयान उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्थिति होती है बवंडर वगैरह की, बादल वगैरह की, मौसम बिगड़ने वगैरह की, वो नहीं होती। तो समताप मंडल में क्या मिलती है, वायुयान उड़ने के लिए आदर्श दशाएं मिलती है। तो 10वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, कौन से क्षेत्रों में क्षोभ सीमा में तापमान सर्वाधिक रहता है। भाई क्षोभ सीमा की बात कर रहा है ये, क्षोभ सीमा, क्षोभ मंडल की बात नहीं कर रहा। क्षोभ सीमा है ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज, ठीक है, PAUSE। ये जो वर्ड है ट्रोपोपॉज शब्द, ठीक है, वो किसने दिया था, वो दिया था नेपियर शॉ ने, नेपियर शॉ ने, किसने दिया था, नेपियर शॉ ने दिया था। तो आप लोगों को पूछा है कि कौन से क्षेत्रों में तापमान सर्वाधिक मिलता है, सर्वाधिक तापमान मिलता है ट्रोपोपॉज में। बताइए आप लोग, एक मिनट रुकिएगा। हाँ तो भाई, हाँ 11 चल रहा है ना, हाँ 11 चल रहा है। तो जो तापमान ज़्यादा मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, वो मिलता है ध्रुवों पर। कहाँ पर मिलता है, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर। अपन किसकी बात कर रहे हैं, क्षोभ सीमा की बात कर रहे हैं, क्षोभ मंडल की बात नहीं कर रहे, क्षोभ सीमा की बात कर रहे हैं। जो क्षोभ सीमा समताप मंडल और जो क्षोभ मंडल है उसके बीच में पाया जाता है। नेपियर शॉ ने इसका नाम दिया था। तो ध्रुवों पर सर्वाधिक तापमान मिलता है इसका, वो मिलता है -45 डिग्री, -45 डिग्री सेल्सियस मिलता है। और जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा की ओर आते हैं ट्रोपोपॉज में, तो तापमान बढ़ जाता है और भूमध्य रेखा पर इसका तापमान जो मिलता है वो मिलता है -80 डिग्री बढ़ क्या जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा की ओर तापमान ट्रोपोपॉज में धीरे धीरे कम होता जाता है और ध्रुवों पर तापमान बढ़ता जाता है। मतलब ट्रोपोपॉज में ये है ट्रोपोस्फेयर और ये है ट्रोपो, मतलब क्षोभ सीमा। हम ध्रुवों से ट्रोपोपॉज में ही भूमध्य रेखा की ओर आएंगे ना, तो तापमान में कमी आएगी, तापमान में क्या होगी, कमी आएगी। मतलब -45 डिग्री से भी और ठंडा हो जाएगा। लेकिन जब भूमध्य रेखा से ट्रोपोपॉज में ट्रेवल करते हुए अपन क्षोभ सीमा में जाएंगे, ट्रोपोपॉज में जाएंगे, ठीक है, ध्रुवों पर जाएंगे, तो तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि वहाँ पर पहले से तापमान कम था। तो ऊंचाई में जो तापमान कमी होने की जो दर थी वो बहुत कम होती है वहाँ पर, ठीक है। वैसे ऊंचाई के साथ तापमान में कम होने की दर जो होती है वो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान की कमी आती है। जो रेट है नॉर्मल लैप्स रेट, NLR बोलते हैं इसे, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य पतन दर, ये ध्रुवों पर कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ का जो तापमान है वो भूमध्य रेखा के ट्रोपोपॉज की तुलना में ज़्यादा मिलता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में, ये कम तापमान है और ये ज़्यादा तापमान है, ठीक है। चलिए ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 11वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों चीज़ें समझ में आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर, ठीक है, भूलना मत प्लीज़। 12वां है, निम्न में से कौन सी सामान्य पतन दर है। आ गई बात, नॉर्मल लैप्स रेट। अभी जस्ट मैंने बताया सामान्य पतन दर कौन सी है, तो ऑप्शन है आप लोगों के सामने 165 किलोमीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। ना भाई, ये किलोमीटर पर पहुंच गया और वृद्धि तो बिल्कुल नहीं होती। दूसरा है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि। ये 165 मीटर भी सही है, 1 डिग्री सेल्सियस भी सही है, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, वृद्धि। तो ये वृद्धि तो भाई नहीं होगी। नेक्स्ट है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी। ठीक है भाई, 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी। हाँ भाई ये सही है, और इसे ही क्या कहा जाता है, वायुमंडल की नॉर्मल लैप्स रेट कहा जाता है, सामान्य पतन दर कहा जाता है। तो 12वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन गैस कौन सी परत में पाई जाती है। ओजोन गैस, ओजोन गैस कौन सी मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन गैस पाई जाती है अपने समताप मंडल में, समताप मंडल में पाई जाती है। कौन सी गैस, ओजोन गैस पाई जाती है, O3। ठीक है, आ रही है बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए, निम्न में से कौन सी समताप मंडल की ऊंचाई है। भाई समताप मंडल की ऊंचाई पूछी है अपन लोगों को, तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी थी, वो थी 8 से लेकर के 18 किलोमीटर तक। ठीक है, अब पूछिए अपन लोगों को समताप मंडल की ऊंचाई। तो पहला तो क्या था, क्षोभ मंडल, दूसरा था समताप मंडल। इनके बीच में क्षोभ सीमा मिलती है 1 से 1.5-2 किलोमीटर की। ठीक है, तो यहाँ से 2 किलोमीटर, 18 में 2 किलोमीटर जोड़े 20 हो गए, तो 20 से लेकर के 50 किलोमीटर तक, 20 से लेकर के 50 किलोमीटर पर समताप मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। 20 से लेकर के 50 किलोमीटर तक समताप मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। तो 14वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा 20 से 50 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच, हाँ भाई कौन सी परत है जिससे पृथ्वी की सुरक्षा होती है, तो सूर्य से देखो किरणें आती है, पराबैंगनी, पराबैंगनी किरणें आती है। ठीक है, और ये पराबैंगनी किरणें क्या करती है, जैविक तत्वों के लिए, या फिर आप लोग कह सकते हैं जीवों के लिए हानिकारक होती है। जीवों के लिए क्या होती है, हानिकारक होते हैं। इससे कई तरह की जो समस्याएं हैं, स्किन कैंसर वगैरह, वो उत्पन्न हो जाती है, और ये जो है वो तापमान भी ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इन किरणों को अवशोषण का कार्य करती है ओजोन परत, ओजोन परत। ओजोन परत इन किरणों को अवशोषण करने का काम करती है। जो ओजोन परत को ही क्या बोलते हैं, पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। ओजोन परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, वायुमंडल की कौन सी परत में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। ऑप्शन अपने लोगों के पास समताप मंडल, ठीक है, इसके अलावा ओजोन मंडल, ओजोन मंडल, इसके अलावा मध्य मंडल, इसके अलावा आयन मंडल। तो अब देखिए क्षोभ मंडल में क्या होता है, तापमान में कमी आती है ऊंचाई के साथ, तो क्षोभ मंडल अपने पास ऑप्शन में नहीं है। समताप मंडल में क्या होता है, तापमान समान रहता है, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पर तापमान बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करती है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है और तापमान को थोड़ा बहुत बढ़ा देती है। ठीक आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट है मध्य मंडल, पहले में कमी आएगी, दूसरे में बढ़ेगा, लेकिन वो समताप मंडल, ऐसे कहा जाता है कि तापमान यहाँ पर समान रहता है, लेकिन ओजोन परत के कारण थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, और मध्य मंडल में क्या होता है, तापमान फिर से कम होना शुरू होता है। तो मध्य मंडल एक ऐसी परत है जहां पर तापमान कम होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। आयन मंडल जो है वो तापमंडल का भाग है। ठीक है, आयन मंडल किसका भाग है, तापमंडल का भाग, और तापमंडल में क्या होता है, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो अपना सी है वो हो गया अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है। आ रही है बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
सी है ना, हाँ सी पर ही है 16 क्वेश्चन नंबर, हाँ सी पर ही है मध्य मंडल। क्वेश्चन नंबर 17 है वायुमंडल की कौन सी परत द्वारा रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है? रेडियो तरंगों का परावर्तन, तो रेडियो तरंगों का परावर्तन कौन सी परत द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है तापमंडल में, तापमंडल में उपस्थित एक परत है आयन मंडल, आयन मंडल एक आयन मंडल है, और आयन मंडल से ही रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है पृथ्वी पर। तो 17वें का जो राइट आंसर होगा वो आयन मंडल होगा, और आयन मंडल दे रखा है अपन लोगों को ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्न में से कौन सी परत को वायुमंडलीय ताप प्रतिलोमन के लिए जाना जाता है? वायुमंडलीय ताप प्रतिलोमन, प्रतिलोमन के लिए जाना जाता है। ठीक है, वैसे ताप प्रतिलोमन जो टेम्परेचर इन्वर्जन वो तो शोभमंडल में भी होता है, लेकिन परत कौन सी है जिसमें ताप जो इन्वर्जन के लिए जाना जाता है, ताप प्रतिलोमन के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर एक परत पाई जाती है तापमंडल, तापमंडल पाई जाती है। और तापमंडल में क्या होता है, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते हैं, वैसे तो समतापमंडल में भी तापमान कम होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या थी, ओजोन गैस थी। तो ओजोन गैस की वजह से थोड़ा बहुत तापमान वहाँ पर इक्विवेलेंट रहता है, बराबर रहता है, बढ़ता घटता नहीं है। ओजोन परत के कारण थोड़ा बहुत बढ़ता है। ठीक है, लेकिन इन्वर्जन तापमान प्रतिलोमन की स्थिति कहाँ पर आती है? ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, सबको पता है। लेकिन कौन सा मंडल है जहां पर तापमान बढ़ना शुरू होता है? तो तापमंडल ऐसा मंडल है जहां पर तापमान बढ़ना शुरू होता है, मतलब ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी के बजाय तापमान बढ़ता है। तो ताप प्रतिलोमन के लिए जो परत जानी जाती है वो जानी जाती है तापमंडल, जानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, आप लोगों को डायग्राम भी दे सकता है, ऐसे ऐसे कुछ डायग्राम देगा एग्जामिनर। ठीक है, और ऐसे पूछ लेगा कि भाई ये डायग्राम किससे संबंधित है, तो डायग्राम देख करके आप लोगों को पता लगाना है कि ये ताप प्रतिलोमन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर कम हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा बहुत बढ़ेगा, फिर यहाँ पर कम हो गया, लेकिन यहाँ पर तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, या तो ये ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी। ठीक है, कोई सा भी आ सकता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया अपन लोगों ने। 19 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन सी परत दीर्घ तरंग दैर्ध्यों की रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है? एफ कौन सी है, ई, जी और डी। इनमें से कौन सी परत है जो रेडियो तरंगों की दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती है? कौन सी तरंगों को? दीर्घ तरंगों को। ठीक है, दीर्घ होती है, मध्यम होती है और लघु होती है। रेडियो तरंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, रेडियो तरंगों की बात है, दीर्घ, मध्यम और लघु। तो ऐसी कौन सी परत है जो दीर्घ रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है धरती के ऊपर? ठीक है, वहां पर जाती है, धरती से जाती है, और वहां से दीर्घ तरंग की क्या करती है, परावर्तित कर देती है, और मध्यम और लघु को अवशोषित कर लेती है। तो कौन सी परत है जो दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती है? तो पहले नंबर की जो परत है डी, वो दीर्घ तरंगों को परावर्तित करती है। बाकी जो ये परतें हैं ई, एफ और जी, जी तो मान लो अभी खोजी गई है, इसकी विशेषताएं भी पता नहीं है पूरी। और ई और एफ जो है वो मध्यम और लघु को परावर्तित करती है और दीर्घ को अवशोषित कर लेती है। तो डी कौन सी है? डी है दीर्घ तरंगों को परावर्तित करने वाली। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डी परत। आ रही है बात समझ में? डी परत। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इन परतों की अलग अलग विशेषताएं होती है कि ये रात में लुप्त हो जाती है और दिन में दिखाई देती है। तो एफ जो परत है वो दिन में भी दिखाई देती है और रात में भी दिखाई देती है। इसके अलावा ई और डी परत की जो सांद्रता है वो रात में कम हो जाती है। आ रही है बात समझ में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोगों के सामने कि समताप मंडल की खोज किसने की? भाई समताप मंडल की खोज, समताप मंडल की खोज किसने की? आप लोगों के सामने ऑप्शन है रदरफोर्ड, फारेनहाइट, किंग ब्रदर्स और टिजरेंस डी बोर्ड। तो जो ऑप्शन नंबर डी है, टिजरेंस डी बोर्ड, इन्होंने समताप मंडल की खोज की थी। समताप मंडल की खोज इन्होंने की थी और वो की थी 1902 में की थी, वर्ष 1902 में की थी। इसके अलावा जो क्षोभ मंडल है उसको भी खोज भी इन्होंने की थी, टिजरेंस डी बोर्ड ने। तो समताप मंडल की खोज किसने की थी? टिजरेंस डी बोर्ड ने की थी 1902 में। तो 20 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल की कौन सी परत में बाह्य पदार्थ जलने लगते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा चलने लगते हैं लिख गया, माफ कीजिएगा। वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें बाह्य पदार्थ मतलब कॉस्मिक जो चीजें हैं, कॉस्मिक मतलब ये कॉस्मेटिक वाली चीजें नहीं, जो अंतरिक्ष से चीजें आती है, जैसे उल्कापात होता है ना, उस टाइम पर जो अंदर आते हुए अपन लोगों को दिखते हैं, जैसे अपन लोग कहते हैं कि भाई तारा टूट गया, ठीक है, वो तारा नहीं होता, वो बाहरी जो कॉस्मिक चीजें होती हैं वो होती हैं जो वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है। और वायुमंडल की कौन सी परत है जिसमें प्रवेश करते ही वो बर्न करने लग जाती है, मतलब जलने लग जाती है, ठीक है। तो वो परत का नाम है, वो है मध्यमंडल। मध्यमंडल, मध्यमंडल में आते आते तापमान क्या होता है कम होता है एकदम से, हम तापमंडल से जैसे मध्यमंडल में आते हैं तो तापमान में भिन्नता देखने को मिलती है, और वहाँ पर जो घर्षण के कारण है वो चीज़ें जलने लग जाती है। तो मध्यमंडल है राइट आंसर 21वें का, वो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन मध्यमंडल में आते ही बाहरी चीज़ें जलने लग जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 बताते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत में मदर ऑफ पल्स बनते हैं? मदर ऑफ पल्स, मदर ऑफ पल्स, ठीक है, ये बादल हैं। तो ये इस प्रकार के मदर ऑफ जो पल्स क्लाउड्स हैं वो कौन सी परत में बनते हैं? वो बनते हैं अपन लोगों के समताप मंडल में। समताप मंडल में, समताप मंडल में बनने वाले जो बादल हैं उनको बोलते हैं मदर ऑफ पल्स, ठीक है। ये निचला जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल की जो निचली परत होती है, सबसे निचली शोभ सीमा के जस्ट ऊपर, वहां पर बनते हैं मदर ऑफ पल्स, ठीक है। आ रही है बात समझ? ये कई बार थोड़ी बहुत जलवाष्प जो है वो वहां तक पहुंच जाती है, इसलिए बन जाते हैं, ठीक है। इनसे वर्षा वगैरह कुछ नहीं होती है, मौसम नहीं बिगाड़ते हैं, ठीक है। थंडर क्लाउड वगैरह नहीं होती है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म वगैरह कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो कहाँ पर बनते हैं? समताप मंडल बनते हैं। तो 22वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली किस प्रकार की किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? ये सब लोगों को पता है आप लोगों को कि किस प्रकार की किरणों से सुरक्षा करती है। तो वायुमंडल की जो परत है, ओजोन परत, वो वायुमंडल की ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरणों से, किस प्रकार की किरणों से? पराबैंगनी किरणों से। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है सन से आने वाली, उन रेज से जो पृथ्वी को है जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो कौन सी किरणें होगी? पराबैंगनी किरणें। तो 23वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत को संवहनीय मंडल कहा जाता है? संवहनीय मंडल, कौन सा मंडल? संवहनीय मंडल। दोस्तों बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के सामने आगे, तो दोस्तों बने रहिएगा चैनल पर, ठीक है। तो संवहनीय मंडल ऐसी मंडल जिसमें संवहनीय क्रिया संपन्न होती है। संवहनीय क्रिया मतलब तापमान नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तापमान जो होगा वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, और किसके माध्यम से जाएगा? वो माध्यम जाएगा उष्मा से। उष्मा जो है गुप्त उष्मा, जो जलवाष्प में उपस्थित होकर के गुप्त उष्मा के रूप में ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो संवहनीय मंडल जो है वो कौन सा कहलाता है? वो कहलाता है अपना क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को संवहनीय मंडल भी कहा जाता है। 24वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और क्षोभ मंडल और संवहनीय वर्षा भी होती है इसके कारण, ठीक है। 35वां देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35वां, 35वां क्या 25वां, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत को रासायनिक क्रियाओं की परत कहते हैं? कौन सी परत? रासायनिक क्रियाओं की, ठीक है भाई, रासायनिक क्रियाओं की परत कहते हैं। जो अपन लोगों ने क्षोभ मंडल पढ़ा उसे कौन सी परत कहते हैं? संवहनीय मंडल कहते हैं, ठीक है, या मौसमी घटनाओं की परत कहते हैं। अब पूछा है रासायनिक क्रियाओं की परत कौन सी है? केमोस्फेयर, केमोस्फेयर, ये कौन सी परत है भाई? तो समताप मंडल में एक परत होती है, वो होती है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल, वहां पर ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीजन से ओजोन बनना, ठीक है, ऐसी केमिकल क्रियाएं संपन्न होती रहती है। तो ओजोन मंडल को, ओजोन परत को केमोस्फेयर या रासायनिक क्रियाओं की परत कहते हैं। तो 25वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, ठीक है। ओजोन मंडल को केमोस्फेयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस की घटना कौन सी मंडल में घटती है? ऑरोरा क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है वो होता है दक्षिणी गोलार्ध में, और ऑरोरा बोरियलिस जो होता है वो होता है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इतना याद रखना आप लोग, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस दक्षिणी गोलार्ध में, ऑरोरा बोरियलिस उत्तरी गोलार्ध में। और ये होता कौन से मंडल में है? तो होता ये है आयन मंडल में। कौन से मंडल में होता है? आयन मंडल में संपन्न होता है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो 26वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ये ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस पृथ्वी के जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उससे रिलेटेड होता है। जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सब कम होता है वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोनों ध्रुवों पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 26 नंबर पे, 27 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, एक मिनट रुकना। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भाई कथन है आप लोगों के पास, तो कथन पढ़ते हैं चलिए। कि ट्रोपोपोज के को मौसमी परिवर्तनों की छत कहा जाता है। हाँ भाई सही बात है। ट्रोपोपोज का मतलब क्षोभ सीमा। क्षोभ मंडल जो है उसमें मौसमी परिवर्तन होते हैं, लेकिन क्षोभ सीमा ऐसी सीमा है जहाँ पर ये मौसम परिवर्तन होना बंद हो जाते हैं। तो जैसे मान लो ये हम है और हमारी ये छत है, मतलब इससे ऊपर अपन नहीं जा सकते, ठीक है। इसी प्रकार जो मौसमी परिवर्तन है वो इस सीमा से ऊपर नहीं हो सकते, मतलब ये मौसमी परिवर्तनों की क्या हो गई? छत हो गई, ठीक है बात। फिर है नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण मध्य मंडल में नहीं होता है। नॉक्टिल्यूसेंट, ठीक है। नॉक्टिल्यूसेंट का बादलों का निर्माण मध्य मंडल में नहीं होता है। ये अपन लोगों को कथन में दे रखा है। नेक्स्ट कथन है, ओजोन परत को मापने की इकाई डॉप्सन यूनिट है। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है? डॉप्सन यूनिट है। ट्रोपोपोज क्षोभ मंडल तथा समताप मंडल के मध्य की परत को कहते हैं। ट्रोपोपोज क्षोभ सीमा किसे कहते हैं? समताप मंडल और क्षोभ मंडल, इन दोनों के बीच की सीमा को, इसके दोनों के बीच की जो परत है उसे कहते हैं क्षोभ सीमा या ट्रोपोपोज कहते हैं। तो अपन लोगों को बताना है कि उपयुक्त में से असत्य कथन को चुनिए। असत्य कथन बताना है अपन लोगों को, ठीक है। सत्य कथन नहीं बताना है, असत्य कथन बताना है। आप लोगों के शायद सामने सत्य लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है। तो सत्य कथन अगर बताएंगे तो देखिए, पहला कथन है ट्रोपोपोज को मौसमी परिवर्तन की छत कहा जाए, मतलब ये तो सही है भाई। दूसरा, नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण मध्य मंडल में नहीं होता है, तो नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण जो है वो मध्य मंडल में ही होता है। इसका मतलब असत्य कथन हो गया ऑप्शन नंबर 2 वाला, ठीक है। ओजोन परत को मापने के डॉप्सन यूनिट है, ठीक है, ये बात सही है। ओजोन गैस को मापने की ट्रोपोपोज क्षोभ मंडल से समताप मंडल की मध्य सीमा, ठीक है। मतलब जो 2 नंबर का है, 2 नंबर का जो ऑप्शन है इसका मतलब वो मध्य मंडल में होता है नॉक्टिल्यूसेंट बादलों का निर्माण। इसका मतलब ये कथन आप लोगों का गलत है। तो असत्य कथन बताना है, तो असत्य कथन के हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी है, केवल 2 कथन ऐसा है जो असत्य है, और यही अपन लोगों से पूछा गया है। तो केवल बी अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है। केवल 2 नंबर का जो कथन है वो गलत है, ठीक है। तो 27वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अब 28वां देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है ऐसे क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ना पड़ता है इनको। अगर आप लोगों का जो क्या बोलते हैं टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है, यूनिट क्लियर होगी बढ़िया से, तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्न में से सत्य कथन चुनिए। भाई इसमें से भी सत्य कथन पूछा है अपन लोगों को। पहला कथन है, डी परत 80 से 100 किलोमीटर तक मिलती है। भाई सही है, 80 से 100 किलोमीटर तक मिलती है डी परत, ठीक है। क्योंकि 80 किलोमीटर के बाद में कौन सी परत स्टार्ट हो जाती है? तापमंडल स्टार्ट हो जाता है, और तापमंडल में ही इन परतों की अधिकता देखने को मिलती है। आयन मंडल भी तापमंडल में मिलता है। तो 80 से 100 किलोमीटर डी परत पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ई परत को कैनेली हैवीसाइड परत कहते हैं। ये भी बात सही है भाई। ई परत को क्या कहते हैं? कैनेली हैवीसाइड परत कहते हैं। 100 किलोमीटर के आसपास पाई जाती है, ठीक है,
ठीक है। एफ परत को एप्लेटन परत कहते हैं, एफ परत को एप्लेटन परत कहते हैं, ये भी सही है। ई परत को कैनेली हेविसाइड बोलते हैं और एफ परत को एप्लेटन परत कहते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट जो है के परत 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर मिलती है। भाई के परत कौन सी आ गई, के परत तो कोई परत ही नहीं है, ठीक है। डी परत है, आ रही है बात समझ में। तो के परत कोई सी भी नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो कथन 4 नंबर है वो अपन लोगों का गलत है। और अपन लोगों को यही पूछा है कि असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन पूछा, यहाँ पर सत्य लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, आप लोग, मैं जब क्वेश्चन लगाऊंगा तो राइट कर दूंगा मैं से, ठीक है। असत्य कथन का चुनाव कीजिए, तो असत्य कथन यही है कि के परत है। ये क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, कोई भी संशोधन नहीं करना है, मैं केवल ये बता रहा हूँ आप लोगों को कि सत्य कथन का चुनाव करना है, असत्य नहीं, यहाँ पर सत्य कथन का चुनाव करना है भाई। सत्य कथन, देखो क्वेश्चन किस हिसाब से घुमाता है एग्जामिनर, ये क्वेश्चन मैंने खुद ने बनाए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में याद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो अपन लोगों को क्या बताना है, सत्य कथन बताना है, पहली बात तो, ठीक है। तो 3 जो कथन है अपन लोगों के पास, डी परत वाला, ई परत वाला और ए परत वाला, ये सत्य है। लेकिन यहाँ पर नीचे देखिए, कूट देखिए, यहाँ पर कूट देखना है अपन लोगों को, और कूट के हिसाब से अपन लोगों को करना है कि सभी कथन सत्य है, सभी कथन सत्य है, ठीक है। मतलब ये सभी कथनों को सत्य बता रहा है भाई, सही बात है। नेक्स्ट है कथन 4 गलत है, कथन 4 गलत है, क्या दे रखा है, कथन 4 गलत है। इसका मतलब ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। ये अपने को पूछा क्या है कि सत्य बताना है अपन लोगों को, ये अपन लोगों को दे रखा है कूट में कि सत्य बताना है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई कथन जो 4 है वो गलत है और ये बात सत्य है। कथन 4 वाली जो बात है वो सत्य है और यही बात है कि कथन 4 गलत है। इसका मतलब अपना जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भाई सभी कथन सत्य है, ये गलत बात है, क्योंकि भाई 4 जो कथन है वो गलत है। नेक्स्ट क्या रहेगा, सी क्या है, 2, 3 और 4 सत्य है, ये बात भी सत्य है, सही है बात। सभी कथन सत्य है, ये बात भी सही है भाई, ये बात भी असत्य है, ठीक है। तो अपन लोगों को पूछा है सत्य कथन बताइए, तो सत्य कथन क्या है, यही है, कथन 4 गलत है, कथन 4 गलत है, ये याद रखना। ऐसे क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आप लोग जब आंसर की आती है ना तब वो डाउट में डाल देते हैं, कोई बच्चा क्या आंसर बताता है, कोई बच्चा क्या आंसर बताता है, ठीक है। और वो डाउट क्लियर करने के आप लोगों को पता है, जब अपन डाउट डालते हैं आंसर की में तो पैसा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर देगा वो, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सत्य कथन ढूंढना है आप लोगों को कि कथन 4 गलत है भाई, सही बात है ये, ठीक है। तो 28वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कथन 4 गलत है। और आप लोग इसके बारे में मुझे, इस क्वेश्चन के बारे में, 28 क्वेश्चन नंबर के बारे में आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, ठीक है, ठीक है। वैसे समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो केवल 2 और 3, केवल 2, 3 और 4 सत्य है, मतलब ये कथन भी असत्य है, 4 सत्य नहीं है, असत्य है। केवल वही कथन सत्य है कि कथन 4 गलत है, या भाई ये बात सही है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को सही समझने की कोशिश किया करो, ठीक है आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, वायुमंडल में मिलने वाली गैसों की मात्रा के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। गैसों की मात्रा के अनुसार, ठीक है। आप लोग इन चारों ऑप्शनों को पढ़िए और सही मात्रा के अनुसार सही क्वेश्चन बताइए अपन लोग। चलिए यहाँ पर देखा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखो नाइट्रोजन कितनी है, नाइट्रोजन कितनी है, 78% है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन है वो दूसरे नंबर पे है, ये 20% के आसपास है, यानी कि अपन कह सकते हैं 21%, ठीक है, 20.95 होती है, ठीक है, 21% है। नेक्स्ट है ऑर्गन, ठीक है, ये 0.93 होती है। इसके अलावा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, ठीक है। तो अपन लोगों को पूछा है कि सही अनुक्रम बताना है अपन लोगों को। तो पहला क्या अनुक्रम सही है, यहाँ पर तो पहले ही कार्बन डाइऑक्साइड की बात हो गई, ठीक है, फिर दूसरा ऑक्सीजन की बात होगी, मतलब ये तो अनुक्रम सही है नहीं। तीसरा देखते हैं नाइट्रोजन, सही है भाई, ज़्यादा है। फिर है ऑर्गन,
ये बीच वाला छोड़ दिया ऑक्सीजन वाला, ये भी गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड सही है भाई। दूसरा है नाइट्रोजन, ये भी गलत है। अब ऑप्शन नंबर बी देखिए आप लोग, ऑप्शन नंबर बी देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड अनुक्रम में बताना है, ऑर्गन ये सही है, ऑक्सीजन ये सही है, और नाइट्रोजन ये सही है। मतलब अनुक्रम पूछने का मतलब हमेशा यही नहीं होता कि ज़्यादा से कम की ओर चलिए आप लोग, पहले नाइट्रोजन ही बताना है आप लोगों को, बाद में ऑक्सीजन ही बताना है ना। कई बार वो ऑप्शन सफल कर देता है, मतलब आप लोगों को कम से ज़्यादा की तरफ भेजने की कोशिश करता है। मतलब सबसे कम कौन है, उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो अनुक्रम बताना है अपन लोगों को कि सबसे कम कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर उससे ज़्यादा कौन सी है, आर्गन है, फिर उससे ज़्यादा कौन सी है, ऑक्सीजन है, फिर सबसे ज़्यादा कौन सी है, नाइट्रोजन है। तो इस प्रकार जो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही अनुक्रम है आप लोगों का। ठीक है, आ रही है बात समझ में, मैंने ये जानबूझ कर किया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। हमेशा यही नहीं देखना है कि भाई नाइट्रोजन आ गया पहले तो यही आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही है, इसके बाद में जो ऑप्शन अपन लोग पढ़ते नहीं तो कई बार अधिक से कम की तरफ नहीं, कम से अधिक की तरफ पूछता है। ठीक है, तो अनुक्रम सही यही है, 29वां अनुक्रम जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो क्या है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी उस टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 30 सही दिखाई दे रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 30 सही दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी गैस का आयतन वायुमंडल में सर्वाधिक है? सर्वाधिक आयतन वाली गैस बतानी है भाई अपन लोगों को। ऑप्शन में कौन कौन सी दे रखी है अपन लोगों को? हाइड्रोजन दे रखी है, ठीक है, इसके अलावा दे रखी है मीथेन, इसके अलावा दे रखी है हीलियम इसके अलावा दे रखी है नियोन। ठीक है, तो भाई अपन लोगों को सबसे ज़्यादा आयतन कौन सी गैस का है वो पता लगाना है। तो बताते हैं, देखो हाइड्रोजन जो है वो 0.0005% है। ठीक है भाई, मीथेन जो है वो है 0.0002% है, हीलियम जो है 0.0005% है, और जो नियोन है वो 0.0018% है। ठीक है, तो मतलब इनमें, इन नंबरों में आप लोग देखिए कि सर्वाधिक नंबर कौन सा है, मतलब जीरो के पास कौन सा है, जीरो से दूर नहीं, जीरो के पास कौन सा है, एक के पास कौन सा है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो संख्या है वो ये वाली है, इससे छोटी है ये वाली, इससे छोटी है ये वाली, और इससे छोटी है ये वाली। मतलब सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी हुई? 0.0018% हुई। तो नियोन जो गैस है ऑप्शंस के अनुसार उसका वायुमंडल में आयतन ज़्यादा है, ऑप्शंस के अनुसार। वैसे सर्वाधिक आयतन वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, 78.08%। ठीक आ रही है बात समझ में? तो ऑप्शंस के अनुसार सर्वाधिक जो आयतन होगा वो नियोन का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करो। आप लोग पूरा देखोगे तभी आप लोगों को चीज़ समझ में आएगी। पहले 5-4 क्वेश्चंस को देखकर पूरे वीडियो को जज नहीं करना चाहिए। ठीक है, कि ऐसे इस पूरी वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, पूरे क्वेश्चंस को देखना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 31, 30 कर लिया अपन लोगों ने, 31 देखते हैं कि वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण कितनी ऊंचाई पर मिलता है? ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण समताप मंडल की ऊंचाई 20 से 50 किलोमीटर मिलती है। ठीक है, और ओजोन परत का जो सर्वाधिक सांद्रण मिलता है वो 22 किलोमीटर के आसपास मिलता है, 22 किलोमीटर के आसपास मिलता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ये केवल रटने वाली बात थी। 31वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अलग अलग जगहों पर ये अलग अलग मिलती है, भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई अलग मिलती है, सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पर सांद्रता अलग मिलती है। ठीक है, तो अपन लोगों को औसत पूछा है तो सर्वाधिक सांद्रता अपन लोग 22 किलोमीटर पर बताएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 है कि वायुमंडल में गैसों को ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 गैसें दे रखी हैं आप लोगों के पास, हीलियम, हाइड्रोजन, और कौन सी है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ठीक है, अपन लोगों को क्या बताना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है इन गैसों को। ठीक है, कि सबसे नीचे कौन सी गैस है और सबसे ऊपर कौन सी गैस है। ठीक है, तो आप लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि भारी चीजें नीचे होती है और हल्की चीजें ऊपर उठ जाती है। मतलब भारी गैसें नीचे की तरफ होगी और हल्की गैसें ऊपर की तरफ होगी। आ रही है बात समझ में? तो सबसे ज्यादा भारी जो गैस है वहां पर यह है नाइट्रोजन। ठीक है, अपन लोगों को बताना है आरोही क्रम में, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है अपन लोगों को। क्या है? नीचे से ऊपर की ओर जाना है। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा भारी है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन आती है। ठीक है, नाइट्रोजन से हल्की, तीसरे नंबर पर आती है हीलियम। ठीक है, और सबसे हल्की जो गैस होती है वो होती है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होगी? सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलेगी, सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलेगी, मतलब 4 नंबर पे तो ये आएगी। माफ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बार बार में। ठीक है, तो क्या है, फ़ोन कॉल्स आ जाते हैं। ठीक है, मेरे पास कैमरा तो है नहीं, फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो है हाइड्रोजन सबसे ऊपर पाई जाती है। ठीक है, ये 1 2 3 और 4 इस प्रकार से ऑप्शन है अपन लोगों के पास। ठीक है, तो अपन लोग देखिए हाइड्रोजन सबसे सबसे नीचे पाई जाती है नाइट्रोजन, तो 1 नंबर पे ये आ गई। उसके ऊपर पाई जाती है ऑक्सीजन, 2 नंबर पे हो गए। और तीसरे नंबर पे पाई जाती है हीलियम गैस पाई जाती है। और सबसे ऊपर पाई जाती है वो पाई जाती है हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। तो अपन लोगों के पास जो ऑप्शन होगा वो होगा 4 3 1 और 2, ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये किस में है? 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में इस प्रकार से अरेंज है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन सबसे भारी है, फिर ऑक्सीजन आएगी, फिर हीलियम आएगी और सबसे हल्की हाइड्रोजन है। तो ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है कि कितनी ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है? वायुमंडलीय दाब आधा हो जाता है, वायु दाब आधा कितनी ऊंचाई पर हो जाता है? ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। बस ये याद रखना आप लोगों को इस टॉपिक में। अपन जब वायुदाब पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वाला, जो 4 नंबर का 12 नंबर का जो यूनिट होगा, उसमें वायुदाब के बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे अपन लोग। ठीक है, तो बस इतना याद रखना इसमें कि 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब अपने आप का आधा हो जाता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? इतना याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 33वें का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए कि रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को कितने मंडलों में विभाजित किया जाता है? ताप के आधार पर तो वायुमंडल को 5 परतों में बांटा जाता है। वैसे तो 4 में बांटा जाता है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल। इसके अलावा एक परत और जोड़ दी जाती है, बाह्य मंडल। ठीक है, लेकिन रासायनिक वर्गीकरण के आधार, रासायनिक संगठन के आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा जाता है? तो वो बांटा जाता है 2 परतों में। कितनी परतों में बांटा जाता है? 2 परतों में। एक तो हो गई सममंडल और एक हो गई विषम मंडल। ठीक है, सममंडल में आती है अपना क्षोभ मंडल आता है, समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है। इसकी जो ऊंचाई मानी गई है वो 90 किलोमीटर तक मानी गई है। ठीक है, और विषम मंडल की जो ऊंचाई मानी गई है वो 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक मानी जाती है। ठीक है, इसे सममंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माना जाता है कि इस ऊंचाई तक जो गैसें होती हैं वो समान अनुपात में रहती है। लेकिन विषम मंडल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस ऊंचाई पर जो गैसें हैं वे असमान हो जाती है, उनका अनुपात असमान हो जाता है। ठीक है, तो 2 प्रकार से बांटा गया है रासायनिक संगठन के द्वारा, सममंडल और विषम मंडल। याद रखिएगा, सममंडल की ऊंचाई 90 किलोमीटर तक मानी गई है और विषम मंडल की ऊंचाई 90 से 10,000 किलोमीटर तक मानी गई है। सममंडल में कौन कौन सी परत शामिल होती है? क्षोभ मंडल शामिल होती है, समताप मंडल शामिल होती है और मध्य मंडल शामिल होती है। ठीक है, आ रही है बात समझ? ठीक है, तो 34वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 है वायुदाब माप की इकाई क्या है? वायुदाब माप की इकाई क्या है? ऑप्शन दे रखा है आप लोगों के सामने, डिग्री, आइसोबार, मीटर प्रति सेकंड और हेक्टोपास्कल। ठीक है, तो वायुदाब मापने की इकाई वैसे तो मानी जाती है एमबी, मतलब मिलीबार। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो इकाई यूज की जाती है वायुदाब मापने की वो कौन सी की जाती है? वो की जाती है हेक्टापास्कल। हेक्टापास्कल, ये मैंने आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन करवाया है, ठीक है, जब अपन लोग मिक्स क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो 35वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, हेक्टापास्कल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पर कई लोग आइसोबार लगाएंगे, मुझे पता है कई लोग आइसोबार लगाएंगे। आइसोबार वायुदाब मापने की इकाई नहीं है, आइसोबार है मानचित्र पर समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, ये होती है आइसोबार। ठीक है, तो आइसोबार ऑप्शन मत लगा देना आप लोग। 36 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल का प्राकृतिक तत्व नहीं है? प्राकृतिक तत्व नहीं है, ये नहीं वाला चश्मा आप लोग लगा के रखना, याद रखना। ठीक है, नहीं वाला चश्मा हमेशा याद रखना, आप लोगों को लगा कर ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि प्राकृतिक तत्व है वो नहीं है, तो आर्गन जो है ऑप्शन है आप लोगों के सामने, क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टन लिखा हुआ, क्रिप्टॉन ये एक प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली गैस है, निष्क्रिय गैस है। वैसे आर्गन है, ये भी प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। इसके अलावा जलवाष्प है, ये भी प्राकृतिक रूप में पाई जाती है। लेकिन जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये अपन लोगों ने, मनुष्य ने बनाई है। किसने बनाई है? मनुष्य ने बनाई है, ये प्राकृतिक रूप से नहीं मिलती। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्राकृतिक रूप का तत्व नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 36 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हवा में जलवाष्प का प्रतिशत जितना अधिक हो सकता है, कितना अधिक हो सकता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में? ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कितना होगा? 4% के आसपास होगा, अधिकतम ये हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर होगा, 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दोस्तों ऐसे ही आप लोगों के है ना, मैं आप लोगों को रोजाना के 2 टॉपिक करवाऊंगा। वो 2 दिन मैंने क्लास नहीं ली क्योंकि कोई अर्जेंट काम हो गया था। ठीक है, तो अर्जेंट काम सबके होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, तो रोजाना के 2 टॉपिक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो हालांकि मैंने बना लिए हैं, 2 टॉपिक इसके करा दिए हैं, 2 टॉपिक अगले वाले को 12, 13, फिर 14, 15, फिर ऐसे करते प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, फिर जो RBSC के वाली है वो करा दूंगा मैं आप लोग। ठीक है, आ रही है बात समझ में? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। वायुमंडल में इंद्रधनुष तथा प्रभामंडल बनने में किस तत्व का योगदान होता है? प्रभामंडल या आभामंडल, हेलो बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों तरफ बनता है, चंद्रमा के चारों तरफ तो बनता है सर्दियों में। जब चंद्रमा के चारों तरफ आभामंडल बनने लग जाए तो इसे समझ लेना कि हाँ शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ रहा है, मतलब जैसे अपने राजस्थान में बोलते हैं ना मावठ, हाँ भाई मावठ होने वाली है। ठीक है, तो आभामंडल बनने के लिए कौन से तत्व का योगदान होता है? तो भाई जलवाष्प जो है, जलवाष्प का योगदान होता है। धीरे धीरे जलवाष्प संघनित होती है। ठीक है, जब हल्के रूप में जलवाष्प होती है तो वो मंडल दिखाई देता है, मतलब ऐसे चारों तरफ दिखाई देता है, सूर्य के चारों तरफ, मतलब सूर्य थोड़ा थोड़ा, चंद्रमा थोड़ा थोड़ा ढक जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी तो वैसे वैसे ही सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें हैं उनको ओपेक क्या बोलते हैं, अपारदर्शी कर देगा, और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाएंगे, फिर बादल छा जाएंगे, फिर वर्षा हो जाएगी शीतकाल में। ठीक है, तो हेलो जो होता है वो चंद्रमा के चारों तरफ शीतकाल में बनता है लगभग। ठीक है, ज़्यादातर। ठीक है, तो जलवाष्प ज़्यादातर बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जलवाष्प सबसे सहायक तत्व होता है। ठीक है, इस तत्व का योगदान होता है। तो 38वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है आप लोगों के सामने कि क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? किसके अनुसार? क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल वर्तमान स्वरूप में कब आया? तो वो आया था कैम्ब्रियन युग में। यह याद रखिएगा, बस इतना याद रखना है, कैम्ब्रियन युग में वायुमंडल अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो क्रिचफील्ड के अनुसार वायुमंडल वर्तमान स्वरूप में कैम्ब्रियन युग में आया था। ठीक है, तो 39वां का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है
कि निम्न में से कौन सी गैसों का समूह है प्राथमिक वायुमंडल में शामिल था। सबसे पहले कौन कौन सी वायुमंडल में गैसें थी, तो वो थी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, ये दो ही गैसें थी वह प्राथमिक वायुमंडल में। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 है कि सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है। सूर्य से निकलने वाली, ठीक है, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो यहाँ से ये सूर्य से किरणें आ रही है, ठीक है, और किस रूप में आती है, तो ये रूप है लघु तरंगों के रूप में, लघु तरंगों के रूप में। ठीक है, कौन सी तरंग होती है, लघु तरंग दैर्ध्य होता है। ठीक है, और जब पृथ्वी से जाती है तो दीर्घ तरंग दैर्ध्य होता है। तो सूर्य से आने वाली किरणों का रूप कैसा होता है, लघु तरंगों का रूप होता है। तो 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया सूर्य तप, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। यूनिट नंबर 11 स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, 42 है कि वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है। तो वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो बस इतना याद रखिएगा, वो ऊष्मा प्राप्त होती है 1.94 कैलोरी, 1.94 कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है बाहरी वायुमंडल में। ठीक है, सूर्य की प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। याद रखिएगा, रट लीजिएगा ये चीज़, 1.94। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि विषुवत रेखा पर सूर्य तप की मात्रा ध्रुवों की अपेक्षा लगभग कितना अधिक होती है। ठीक है, विषुवत रेखा पर सूर्य तप अधिक होगा और क्या बोलते हैं, ध्रुवों पर सूर्य तप कम होगा। अब ये कम कितना गुना होगा, मतलब 4 गुना कम होगा। कितना गुना, 4 गुना कम होगा। मतलब ध्रुवों की अपेक्षा विषुवत रेखा पर 4 गुना अधिक होगा और ध्रुवों पर 4 गुना कम होगा। विषुवत रेखा पर कितना प्राप्त होता है, वो होता है 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, 320 वाट प्रति वर्ग मीटर मिलता है, और ध्रुवों पर मिलता है, वो मिलता है 70 वाट प्रति वर्ग मीटर, 70 वाट प्रति वर्ग मीटर ये मिलता है। तो ध्रुवों से कितना गुना अधिक मिलता है, 4 गुना अधिक मिलता है। ठीक है, आ रही बात समझ, ऑप्शंस के अनुसार कितना गुना, 4 गुना। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि पृथ्वी पर सौर स्थिरांक 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। भाई अभी बताया मैंने 1.94, सौर स्थिरांक कितना है पृथ्वी का, 1.94 है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो कथन है वो है 20 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य तप सबसे अधिक विषुवत रेखा पर प्राप्त होता है। 20 मार्च यानी कि 20 मार्च और 21 मार्च को क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सूर्य चमकता है, और इसके अलावा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है। ठीक है, आ रही है बात समझ, तो सूर्य तप सबसे अधिक वहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात भी सही है भाई। सूर्य तप की सबसे ज़्यादा मात्रा उष्णकटिबंध में प्राप्त होती है, यही भी बात है। उष्णकटिबंध जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र, उनमें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है। ठीक है भाई, ये बात भी सही है। अपसौर की घटना 4 जुलाई को घटती है। कौन सी घटना, अपसौर की घटना। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है। ठीक है, और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। अपसौर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच सर्वाधिक दूरी, और उपसौर होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी। ठीक है, तो ये अपसौर की घटना होती है वो 4 जुलाई को होती है, 4 जुलाई को। तो चारों ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन आप लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सत्य कथन बताइए। आप लोगों को पूछा गया सत्य कथन बताइए, और सत्य कथन है उपरोक्त सभी। तो 44वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है आपको लोगों के सामने, निम्न में से एक सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन बताना है भाई, और जो एक ही है सत्य कथन की पहचान बताइए। बड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि फ़ारेनहाइट मापने का आविष्कार 1714 में
जर्मन भौतिक विज्ञानी ने किया था, डेनियल फारेनहाइट ने। ठीक है भाई, ये सही है बात। सेल्सियस का आविष्कार स्वीडन के खगोल विज्ञानी ने 1742 में किया था, सेल्सियस महोदय ने। ठीक है, 1742 में किया था, ये भी बात सही है। नेक्स्ट है, फारेनहाइट मापनी के अनुसार 32 डिग्री फारेनहाइट पर जल जमता है। 32 डिग्री फारेनहाइट पर जल जम जाता है और 212 डिग्री फारेनहाइट पर जल उबलने लग जाता है। ठीक है, वैसे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है, फारेनहाइट का कितने पर उबलता है, 212 डिग्री फारेनहाइट पर उबलता है। ठीक है, ये बात भी सही है। सूर्य में ऊर्जा निर्माण का मूल स्रोत नाभिकीय विखंडन है। ना भाई, ये कथन असत्य है आप लोगों का। नाभिकीय विखंडन नहीं होता, वो होता है नाभिकीय संलयन। संलयन, ठीक है। जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, और सूर्य में ऊर्जा किस रूप में बनती है, वो बनती है नाभिकीय संलयन क्रिया से। ठीक है, तो क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर 3 है वो असत्य है। तो आप लोगों को दे रखा है कि उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ना भाई, ये गलत बात है। केवल 3 सत्य है, 3 सत्य नहीं है, 3 असत्य है। तो केवल 3 असत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि केवल 3 असत्य है। ठीक है, और बाकी सभी सत्य है। ठीक है, आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में से कौन सा कारक सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है। सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता है। सूर्य का आपतन कोण प्रभावित करता है, दिन की लंबाई प्रभावित करती है, भूमि का ढाल प्रभावित करता है। ठीक है, और सूर्य, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, ये भी प्रभावित करता है। भाई, चारों जो कारक है वो सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। तो अपन लोगों को पूछा है कि प्रभावित नहीं करता है, तो अपना जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से ऐसा कारक, कोई सा भी कारक नहीं है जो सूर्य तप को प्रभावित नहीं करता। सारे कारक सूर्य तप को प्रभावित करते हैं। तो इनमें से कोई नहीं, अपना राइट आंसर हो गया 46 होगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, सत्य कथन की पहचान कीजिए। भाई, सत्य कथन बहुत पूछ रहा है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिक्षेपण का परिणाम है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के परिक्षेपण का परिणाम है। ठीक है, नहीं भाई, परिक्षेपण का परिणाम नहीं है, ये प्रकीर्णन का परिणाम है। किसका परिणाम है, प्रकीर्णन का परिणाम है। तो ये गलत हो गया, ये असत्य कथन है। सत्य कथन पूछ रहा है, आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है। ये भाई सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अपसौर का अर्थ सूर्य से पृथ्वी की नज़दीकी है। अपसौर का अर्थ सूर्य से पृथ्वी की नज़दीकी है, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि अपसौर का मतलब होता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी, यहाँ पर नज़दीकी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच की सर्वाधिक दूरी को उपसौर कहते हैं। ना, सूर्य और पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी को अपसौर कहते हैं, उपसौर नहीं कहते। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। अपन लोगों को पूछा गया सत्य कथन क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो गया। ठीक है, कि भाई आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन का परिणाम है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। ठीक है, 48 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 है, सूर्य की बाह्य सतह, सूर्य की जो बाह्य सतह है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं फोटोस्फीयर। ठीक है, फोटोस्फीयर। और जहां पर ये फ्लेम निकलती है उसे बोलते हैं कोरोना। ठीक है, आ रही बात समझ। 48 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, कि जब आपतित किरणों के मार्ग में धूल के कणों का आकार तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है। ठीक है, ये किरणें आ रही हैं यहाँ पर। ठीक है भाई, ये आ रही है किरणें। ठीक है, किरणों के मार्ग में धूल के कणों का आकार तरंग दैर्ध्य से बड़ा होता है। तरंग दैर्ध्य कम है और धूल के कणों का आकार बड़ा है। ठीक है, तो इस स्थिति में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, तो इस स्थिति में प्रक्रिया संपन्न होगी विसरण। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी, विसरण, डिफ्यूजन। लाइट क्या हो जाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, विसरित हो जाएगी। ठीक है, प्रकीर्णित नहीं होगी, विसरित हो जाएगी, मतलब फैल जाएगी लाइट, इधर चली जाएगी, 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 इधर फैल जाएगी लाइट। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो इस किसके परिणाम स्वरूप होता है, जब तरंग दैर्ध्य से बड़े कण होते हैं। ठीक है, तब विसरण होता है। आ रही है बात समझ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50, और विसरण की क्रिया में परावर्तन भी शामिल होता है।
ठीक है, परावर्तित होकर के विसरित हो जाती है, प्रकीर्णन नहीं होता, ठीक है, स्कैटर्ड नहीं होती और रिफ्लेक्ट हो जाती है, इधर उधर रिफ्लेक्ट हो जाती है, विसरित हो जाती है, फैल जाती है, ऐसे सीधी नहीं जाती, फैल जाती है चारों तरफ, विसरित हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। डिफ्यूज लाइट जानते हो ना आप लोग कि धूप, जहाँ पर धूप आती है केवल वहीं पर प्रकाश नहीं होता, उसका प्रकाश का जो प्रभाव है वो आप लोगों के जो बंद कमरे होते हैं उनमें भी पड़ता है, उनमें भी उजाला रहता है, वो विसरित जो किरणें होती हैं, डिफ्यूज जो लाइट होती है उनके कारण होता है। ठीक है, तो 49वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 है, लास्ट पेज है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, संपूर्ण पृथ्वी पर ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण। संपूर्ण पृथ्वी पर ऊष्मा का क्षैतिज स्थानांतरण, क्षैतिज का मतलब होता है धरातल से धरातल की तरफ, ऊर्ध्वाधर नहीं। ठीक है, क्षैतिज स्थानांतरण सबसे ज्यादा कौन सी क्रिया द्वारा संपन्न होता है? तो संवहन क्रिया द्वारा स्थानांतरण वो ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, संचलन, संचलन जो होता है वो जब बॉडी आपस में टच होती है, एक दूसरा कण जब आपस में टच होता है तभी संचलन की क्रिया संपन्न होगी। ठीक है, इसके अलावा है विकिरण, विकिरण से सूर्य की तरफ से पृथ्वी पर आती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट है अभिवहन, अभिवहन, संवहन तो होगी कन्वेक्शन। ठीक है, और ये होती है एडवेक्शन, एडवेक्शन। ठीक है, तो एडवेक्शन ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू ही संपूर्ण पृथ्वी पर किसका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, क्षैतिज स्थानांतरण अभिवहन क्रिया द्वारा आता है, अभिवहन क्रिया द्वारा। तो 50वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा कथन अल्बिदो के बारे में सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है इस अल्बिदो के बारे में। ठीक है, अल्बिदो, अल्बेदो, तो सत्य कथन है भाई, पढ़ते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य तप का अवशोषण, ये अल्बिदो नहीं है। अल्बिदो क्या होता है? टकरा करके वापस जाता है। वायुमंडल द्वारा सूर्य तप का अवशोषण, ये भी नहीं है। सूर्य और पृथ्वी की अधिकतम दूरी वो अपसौर होती है भाई। धरातल द्वारा प्राप्त सूर्यता तथा परावर्तित सूर्यतप का अनुपात, ये बात सही है भाई कि धरातल, यहाँ का जो धरातल है वो कितना सूर्यतप अवशोषित कर रहा है और कितना सूर्यतप को वापस परावर्तित कर रहा है, इन दोनों के बीच के अनुपात ही क्या कहलाता है? अल्बिदो कहलाता है। तो 51 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कौन सी धरातल व वायुमंडल निम्न में से किसके द्वारा गर्म होता है? पृथ्वी का वायुमंडल निम्न में से किसके द्वारा गर्म होता है? ठीक है, पृथ्वी है और उसका वायुमंडल है, ये किसके द्वारा गर्म होता है? ऑप्शन नंबर है सौरिक विकिरण के द्वारा, नहीं भाई, सौर विकिरण के द्वारा नहीं, जैव पदार्थों के जलने से, ज्वालामुखी बनने से, पार्थिव विकिरण। नेक्स्ट जो 4 नंबर है पार्थिव विकिरण, और पार्थिव विकिरण के द्वारा ही वायुमंडल सर्वाधिक गर्म होता है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? क्योंकि सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग दैर्ध्य है उनको तो वापस में प्रवेश करने देती है, लेकिन जो वायुमंडल होता है वो पार्थिव विकिरणों को वापस नहीं जाने देता है एकदम से। तो ये क्या करता है? पृथ्वी को गर्म रखता है, वायुमंडल के ऊष्मा को बढ़ाए रखता है। ठीक है, तो पृथ्वी जो पार्थिव विकिरण है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसके थ्रू ही वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है, तो 52 के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कि कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है? कौन सी विधि के द्वारा ऊष्मा सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है? तो वो विधि कौन सी है? रेडिएशन, रेडिएशन या विकिरण विधि। कौन सी विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा सूर्य की किरणें, जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक पहुंचती है। तो 53 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है? एक मिनट रुकिएगा। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है बताना आप लोगों को। ठीक है,
कई लोगों को 30 याद आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन अपन लोगों को किसके अनुसार आंसर देना है, ऑप्शंस के अनुसार आंसर देना है, ठीक है। तो पृथ्वी का औसत एल्बिडो जो होता है वो होता है 30। कितना होता है? पृथ्वी का जो औसत एल्बिडो होता है वो 30 होता है, लेकिन ऑप्शन में कितना दे रखा है अपन लोगों को? ऑप्शन में 30 नहीं है, तो ऑप्शन में 30 के आसपास अपन लोगों को ढूंढना है। तो 30 के आसपास राइट आंसर क्या दिख रहा है अपन लोगों को? 35% है, ठीक है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो ऑप्शन के अनुसार कितना हो गया? 35 हो गया। तो 54 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वैसे पृथ्वी का औसत जो एल्बिडो होता है वो 30 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 है सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन पूछ रहा है भाई। पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कितनी डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का कोण बनाती है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। यह पृथ्वी का अक्ष है, तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसका मतलब पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितना डिग्री कोण बना रही है? 66.5 डिग्री का कोण बना रही है। ये भी गलत है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, ये बात सत्य है, ठीक है। इसके अलावा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, ये बात भी गलत होता है। लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक होता है। जितने भी कलर हैं उनमें से लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सर्वाधिक होता है, तभी तो दूर से दिखाई दे जाता है लाल रंग, ठीक है। तो 55 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सी नंबर का जो ऑप्शन है वही केवल सत्य है और बाकी सारे असत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से न्यूनतम एल्बिडो किसका है? न्यूनतम एल्बिडो पूछा है कि भाई सबसे कम एल्बिडो किसका है। तो सबसे ज़्यादा एल्बिडो तो यहाँ पर ताज़ा बर्फ़ का देखने को मिल रहा है अपने को। तो ताज़ा बर्फ़ का जो एल्बिडो है वो देखने को मिल रहा है अपन लोगों को 75 से 95%, ये सर्वाधिक है। लेकिन पूछा क्या है? न्यूनतम। घने बादलों का एल्बिडो जो होता है वो होता है 70 से 80%, ठीक है। दर्पण का भी लगभग इन दोनों के बीच में होता है, क्योंकि दर्पण पर भी जब अपन डालेंगे कोई प्रकाश तो थोड़ा बहुत अवशोषित करेगा, बाकी सारा रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है जल। जल का जो एल्बिडो होता है वो 3% ही होता है, क्योंकि जल पारदर्शी होता है, अंदर तक उसकी सूर्य की किरणें जाती हैं, ठीक है। तो जल का जो एल्बिडो होता है वो सबसे कम होता है, 3%, ठीक है। आइए बात समझ में। ऑप्शंस के अनुसार जल है सबसे कम एल्बिडो वाला। तो 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा जल का। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। डस्टर कहाँ गया यार? क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 है कि पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? पृथ्वी का एल्बिडो मुख्यतः किससे प्रभावित होता है, ठीक है। तो मुख्यतः देखते हैं अपन लोग धरातल की प्रकृति से, कि धरातल उबड़ खाबड़ है या फिर फ्लैट है, सपाट है, या फिर चिकना है, ठीक है। धरातल की प्रकृति कैसी है, और धरातल की प्रकृति ही निर्धारित करती है कि एल्बिडो कितना होगा। जल की प्रकृति अलग होती है, काली धरती की अलग प्रकृति होती है, भूरी धरती की अलग प्रकृति होती है, पेड़ों की प्रकृति अलग होती है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, ठीक है। तो उसी के अनुसार एल्बिडो निर्धारित होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है एल्बिडो निर्धारण का वो होता है धरातल की प्रकृति। बादलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बादलों का खुद का एल्बिडो है, ठीक है। वो भी एक प्रकृति है कि कौन सी किस प्रकार की प्रकृति है बादलों की, हल्के बादल है, मध्यम बादल है, या गहरे बादल है, ठीक है। तो धरातल की प्रकृति सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो 57 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कथन और कारण दे रखा है, असर्सन और रीजन। असर्सन और रीजन, कथन है, ये अभिकथन है और ये कारण है। तो वायुमंडल में विद्यमान जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लघु तरंगों के अच्छे अवशोषक है। भाई ये सब लोगों के अलग अलग ओपिनियन है, ठीक है। तो जो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं लघु तरंगे क्या होती है, वायुमंडल में आसानी से प्रवेश कर जाती है। इसका मतलब जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड मेरे ओपिनियन के अनुसार वो
कम अच्छे अवशोषक हैं लघु तरंगों के। लेकिन जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती है, मतलब पार्थिव विकिरण होती है, उस टाइम उनकी जो तरंग विकिरण की होती है, जो लघु तरंग दैर्ध्य होती है, वो दीर्घ होती है। इसका मतलब वो उन्हें कैच कर लेती है, उन्हें अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब लघु तरंगों का जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे अवशोषक नहीं है। वो किसके अच्छे अवशोषक है? दीर्घ तरंगों के अच्छे अवशोषक हैं। तो आप लोगों के अनुसार ये कथन सही हो सकता है, लेकिन मेरे ओपिनियन के अनुसार ये कथन गलत होगा। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या ये सही है, क्या इसे अपन सही मान सकते हैं। वैसे सही है, अच्छे अवशोषक है, लेकिन साथ में लघु तरंगे दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा है कारण है वायुमंडल आने वाली सौर विकिरण से अधिक पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण से गर्म होता है। ये बात सही है। आने वाली विकिरण की बजाय जो पृथ्वी की जो विकिरणें होती है उनसे वायुमंडल सर्वाधिक सही गर्म होता है। ठीक है, तो अपना जो आर है रीजन वो सही है, बल्कि जो अभिकथन है असर्शन वो गलत है। तो आर सही है और ए गलत है। ऑप्शन नंबर में कुछ दे रखा है कि ए गलत है, आर सही। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसमें मेरे अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। ये कॉन्फ्लिक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 भी भाई असत्य कथन है। समताप रेखाएं पास पास होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। समताप रेखाएं जब पास पास होती है तो ताप प्रवणता क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है भाई। दूसरा क्या दे रखा है? समताप रेखाएं पास पास होती है तो ताप प्रवणता न्यून होती है। ठीक है, एक तरफ क्या दे रखा है कि भाई अधिक होती है, समताप रेखाएं पास पास होती है, तो एक तरफ क्या दे रखा है? न्यून होती है ताप प्रवणता। ताप प्रवणता की बात करें, दाब प्रवणता की नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है समताप रेखाएं दूर दूर होती है तो ताप प्रवणता कम होती है। समताप रेखाएं दूर दूर है, इसका मतलब ताप प्रवणता कम होगी इसके अनुसार। उत्तरी गोलार्ध में धरातल अधिक होने के कारण समताप रेखाएं समानांतर नहीं होती। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में धरातल अधिक है। ठीक है, तो समुद्रों पर तो ऐसे चलेगी, और जैसे ही अपन धरातल पर पहुंचेंगे तो गर्मियों के दिनों में क्या होगा? ये ऊपर की तरफ, ध्रुवों की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो ये समानांतर नहीं लेती, लेकिन जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर जल की अधिकता रहती है, तो जल का तापमान हमेशा एक जैसा रहता है। हमेशा क्या? लगभग एक जैसे रहता है। तो ये जो समताप रेखाएं हैं वे अक्षांशों के साथ साथ चलती है, मतलब समानांतर रहती है। ठीक है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में नहीं रहती। तो ऑप्शन नंबर जो है अपना बी राइट आंसर होगा। अपन लोगों को क्या बताना है? असत्य कथन बताना है कि जो असत्य कथन बताना है कि समताप रेखाएं पास पास होती है, इसका मतलब ताप प्रवणता न्यून नहीं होती। यहाँ पर मान लो 15 डिग्री, यहाँ 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री, मतलब तापमान तेजी से कम हो रहा है। इसका मतलब ताप प्रवणता अधिक होगी। लेकिन अगर दूर दूर होगी, जैसे यहाँ पर मान लो 15 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर 16 डिग्री हुआ, तो ताप प्रवणता बहुत कम होती है, मतलब ढाल है वो बहुत कम होता है। मतलब समताप रेखाएं पास पास होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है, और समताप रेखाएं दूर दूर होती है तो ताप प्रवणता न्यून होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है अपना कि समताप रेखाएं पास पास होती है तो ताप प्रवणता न्यून होती है। नहीं, ये बात गलत है। समताप रेखाएं पास पास होती है तो ताप प्रवणता अधिक होती है। ठीक है, असत्य कथन पूछा गया तो असत्य कथन 59 का बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आप लोगों के सामने। निम्न में से कौन सी तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशा नहीं है? तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशा नहीं है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशाओं को पढ़ना है, और जो दशा आवश्यक नहीं है उसे छोड़ देना है। ठीक है, तो इनमें जो तेज हवाएं होती है, तेज हवाएं, वे तापमान व्युत्क्रमण के लिए आवश्यक दशाएं नहीं होती है, क्योंकि तेज हवाओं में तापमान व्युत्क्रमण नहीं होता है। जैसे हवा तेज चली, ताप व्युत्क्रमण हट जाएगा, यहाँ पर ताप है वो उधर चला जाएगा। लेकिन जब हवाएं शांत होंगी तो तापमान व्युत्क्रमण में अधिक प्रभावी आदर्श दशाएं होगी। ठीक है, तो तापमान व्युत्क्रमण में कौन कौन सी आदर्श दशाएं? लंबी सर्द रातें, स्वच्छ आकाश और शुष्क हवा। इसके अलावा शांत हवा भी है, लेकिन तेज हवा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया 60 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है कि वार्षिक तापांतर निम्नलिखित में से कौन से कारक पर निर्भर करता है? वार्षिक तापांतर
ठीक है। वर्ष के कौन से दिन तापमान सर्वाधिक था और वर्ष के कौन से दिन सर्वाधिक न्यूनतम तापमान था, इन दोनों के बीच का अंतर निकालते हैं तो वार्षिक तापांतर कहलाता है। ठीक है। तो देशांतरीय जो स्थिति है वो वार्षिक तापांतर में महत्वपूर्ण नहीं होती है, निर्भर नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। टोटल 75 क्वेश्चन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है, दिन में न्यूनतम तापमान कब दर्ज किया जाता है? तो सर्वाधिक तापमान दर्ज किया जाता है 2 बजे से लेकर के 4 बजे के आसपास, क्योंकि तापमान सर्वाधिक उसी टाइम पर रहता है। ठीक है। इसके अलावा न्यूनतम तापमान जो दर्ज किया जाता है वो सुबह किया जाता है, सुबह 4 से लेकर के 5 बजे के आसपास, उसी टाइम पर सर्वाधिक ठंड रहती है। ठीक है। बाद में तो सूरज उग जाता है और सूरज उगने के बाद में धीरे धीरे तापमान बढ़ जाता है, उसी टाइम पर होता है सर्वाधिक न्यूनतम तापमान होता है। ठीक आ रही है बात समझ में? तो न्यूनतम तापमान सर्वाधिक कब, न्यूनतम तापमान है वो कब दर्ज किया जाता है? वो किया जाता है ऑप्शन नंबर ए के अनुसार 4 से 5 बजे के बीच में सुबह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 है, कथन और कारण, असर्शन और रीजन, अभिकथन और अभिकारण। समान तापमान में जमीन की सतह जल की सतह की तुलना में अधिक तेजी से तथा अधिक गर्म होती है। यहाँ पर धरातल है, ठीक है, और यहाँ पर समुद्र है। ठीक है। तापमान यहाँ पर भी 15 डिग्री है और यहाँ पर भी 15 डिग्री पड़ रहा है। ठीक है। ठीक है। लेकिन सबसे तेज अधिक गर्म कौन होगा? सबसे तेज कौन गर्म होगा? धरातल गर्म होगा। ठीक है। पानी की जो प्रकृति है वो ऐसी है कि धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडे होता है, और ज़्यादा भी गर्म यही होगा। ठीक है। तो कथन दे रहा है कि समान तापमान में जमीन की सतह जल की सतह की तुलना में अधिक तेजी से तथा अधिक गर्म होती है। भाई सही बात है। नेक्स्ट है, धरातल का विशिष्ट तापमान जल के विशिष्ट तापमान से अधिक होता है। ये बात गलत है, क्योंकि पानी का जो विशिष्ट तापमान है वो धरातल के विशिष्ट तापमान की तुलना में अधिक होता है। तो धरातल का विशिष्ट तापमान अधिक नहीं होता, यहाँ पर पानी का विशिष्ट तापमान है वो अधिक होता है। तो कारण जो है वो गलत है। इसका मतलब ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसमें? ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 63 का 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 64वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, यदि सूर्य का उत्थापन कम होता है तो एल्बिडो क्या होगा? सूर्य यहाँ पर है, धरातल यहाँ पर है। ठीक है। यहाँ से तापमान इस तरह गिर है और ये आगे की तरफ एल्बिडो हो गया। लेकिन जब सूर्य का उत्थापन कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो तापमान क्या है, एल्बिडो क्या होगा? वो भी क्या होगा? वो भी बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। जहाँ पर सूर्य की 10% किरणें वापस जा रही थी, वहीं पर अब 20% वापस जाएंगे। ठीक है। अरे बात समझ, सूर्य का उत्थापन कम हो जाएगा तो एल्बिडो क्या होगा? बढ़ेगा, और सूर्य ऊपर चला जाएगा तो एल्बिडो कम होगा, क्योंकि तापमान भी कम मिलेगा। ठीक है। विकिरणें भी कम आएंगी। ठीक है। बढ़ने के साथ साथ नीचे आएगा तो किरणें भी बढ़ जाएंगी और उत्थापन क्या बोलते हैं, एल्बिडो भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो 64वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। सूर्यास्त के बाद भी ऊष्मा वायुमंडल में सूर्यास्त के बाद भी ऊष्मा वायुमंडल द्वारा किससे प्राप्त की जाती है? वायुमंडल सूर्यास्त हो जाता है, उसके बाद भी ऊष्मा प्राप्त करता है। किसके द्वारा प्राप्त करता है? वो प्राप्त करता है पार्थिव विकिरण के द्वारा। पार्थिव विकिरण के द्वारा, क्योंकि सूरज तो भाई चला जाता है, बाद में ऊष्मा कहाँ से मिलेगी? जो पृथ्वी गर्म हुई है वही विकिरित होगी। तो उस वायुमंडल किससे प्राप्त करता है ऊष्मा? वो पार्थिव विकिरण से प्राप्त करता है। तो 65 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि एक विमान 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर? 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है भाई। ठीक है। ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसको ऊंचाई पर तापमान कितना है? -40 डिग्री सेल्सियस है। जितनी ऊंचाई पर है वो तापमान कितना है? -40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस। 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान कितना दे रखा है? 40 डिग्री दे रखा है। तो भूमि पर आसपास का तापमान कितना होगा? 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर -40 डिग्री है,
तो अब धरातल के पास तापमान कितना होगा, ये पूछा है अपन लोगों को। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं चलिए। तो आप लोग मुझे बताइए कि 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। तो अब ये कितने किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। इसका मतलब अपन नीचे की तरफ आ रहे हैं। ऊपर जाने पर तो तापमान कम होगा, ठीक है, और नीचे की तरफ आने पर तापमान अधिक होगा। तो 10 किलोमीटर से अपन नीचे की तरफ आएंगे। तो अगर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री कम होगा, ठीक है, पहले बढ़ रहा था, ऊपर जाने पर तो बढ़ रहा था, लेकिन नीचे भी तो आएंगे अपन। नीचे आने पर 1 किलोमीटर पर कितना होगा, 6.5 डिग्री। तो 10 किलोमीटर पर कितना होगा, 6 पंजू 10, 6 क्या होगा, 10 6 60 डिग्री तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा 5 डिग्री ये है, 0.5 डिग्री 10 बार ये है, तो 5 डिग्री ये हो गया। क्योंकि 5 को अगर 10 से गुणा करेंगे तो 0.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 5 डिग्री आएगा। ये टोटल कितना हो गया, 65 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, 65 डिग्री हो गया। अब अपने को क्या करना है कि इस -40 डिग्री में से अपन लोगों को प्लस के 65 डिग्री माइनस कर देने हैं। 65 डिग्री माइनस कर देने हैं, मतलब -40 डिग्री तो ये हो गए, 40 डिग्री तो ये माइनस कर लिया, तो कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री माइनस करने के बाद 0 डिग्री हो गया। ठीक है, अब 0 डिग्री से और 40 से 65 से 40 तो हो गया, बचा कितना, 25। बचा कितना, 25। तो अब अपने को कितना और कम करना है, कितना और बढ़ाना है। ये तो कम हो गया, अब क्या करना है, बढ़ाना है। तो 25 डिग्री जो होगा वो धरातल के आसपास होगा तापमान। कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस धरातल के आसपास तापमान होगा। मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे, धरातल पर 25 डिग्री है, तो कितना होगा, जैसे जैसे जाएंगे तो 10 किलोमीटर पहुंच जाएंगे ना अपन, तो 40 डिग्री -40 डिग्री तापमान हो जाएगा। क्वेश्चन के अनुसार है ये। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 66 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग खुद सोल्व करके देखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। जैसे मैंने बताया वैसे सोल्व करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 हो गया ना, 66 के बाद में 65 थोड़ा आता है, 67 आता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 है, ऊष्मा बजट के घटकों के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। कौन सा कथन बताना है, असत्य कथन। किसके संबंध में, ऊष्मा बजट के संबंध में। ठीक है, तो देखिए, पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर विकिरण का 27% बादलों द्वारा अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाता है। सही बात है भाई, बादलों द्वारा कितना किया जाता है, 27% परावर्तित कर दिया जाता है। इसके बाद में पृथ्वी को प्राप्त कुल सौर विकिरण का 8% वायुमंडल द्वारा तथा पृथ्वी द्वारा परावर्तित किया जाता है। सही बात है, वायुमंडल द्वारा 6% तो यहाँ से किया जाता है और 2% पृथ्वी द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है। ये भी बात सही है। पृथ्वी कुल सौर विकिरण का 65% प्राप्त करती है। ठीक है, 8% तो ये हो गया और 27% ये हो गया। 27 + 8 कितने हो गए, 35% हो गया। 35% तो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला जाता है। बचा कितना, बचा 65%, और 65% ही क्या होता है, पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक है, तीनों सही है। तापक्रम के क्षैतिज रूप में या लंबवत रूप में घटने की दर को ताप प्रवणता कहते हैं। ये ऑप्शन गलत है। अपन वैसे ऑप्शन तो सही है, बात तो सही है कि तापक्रम का क्षैतिज रूप में और लंबवत रूप में जब घटने की दर होगी उसे ताप प्रवणता तो कहेंगे। ये बात तो सही है, लेकिन ये गलत कैसे हुआ ऑप्शन, ये गलत किसके संबंध में हुआ, ऊष्मा बजट के संबंध में गलत हो गया। अपन लोगों को केवल ऊष्मा बजट के संबंध में पूछा है और ये ऊष्मा बजट के संबंध में नहीं है। डी वाला ऑप्शन, ये ताप प्रवणता से रिलेटेड है, ऊष्मा बजट से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो आप लोग और फिर उसका आंसर दिया करो। 67 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, असत्य कथन बताइए। असत्य कथन बताइए। आइसोलेशन लिखा गया है, ये इंसोलेशन है। क्या है, इंसोलेशन। आइसोलेशन लिख दिया वहाँ पर। ठीक है, तो अंग्रेजी भाषा के इंसोलेशन शब्द का अभिप्राय इनकमिंग सोलर रेडिएशन है। सही बात है।
दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। समान तापक्रम वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समताप रेखा कहते हैं। सही बात है। पार्थिव ऊर्जा के वायुमंडल द्वारा धरातल को पुनः वापस करना प्रतिलोम विकिरण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पृथ्वी से विकिरित हुई चीजें विकिरण विकिरित हुई, ठीक है, यहाँ पर वायुमंडल है, वायुमंडल में बादल वगैरह है, तो यहाँ से ये किरण विकिरण क्या होगी, वापस पृथ्वी की तरफ आएगी, तो इसे क्या बोलेंगे, काउंटर रेडिएशन। इसे क्या बोलते हैं, काउंटर रेडिएशन। मतलब यहाँ से रेडिएशन गई और काउंटर उसका हो गया अपनी तरफ। प्रतिलोम, प्रतिलोम विकिरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंटर रेडिएशन। ठीक है, सही बात है, ये भी बात है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है अपना, कि दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं ना, यहाँ पर दे रखा है दिन के, कब के, दिन के। अगर वर्ष का होता है तो वार्षिक तापांतर सही होता है, लेकिन यहाँ पर दिन का दे रखा है, तो दिन के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान के अंतर को दैनिक तापांतर कहते हैं, ना कि वार्षिक तापांतर। ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, आकाश का नीला रंग कौन से प्रकीर्णन के द्वारा होता है। आकाश का नीला रंग कौन से प्रकीर्णन के द्वारा होता है। चार ऑप्शन आप लोगों के पास, रेले प्रकीर्णन, मीय प्रकीर्णन, धुरी प्रकीर्णन, औरोरा प्रकीर्णन। तो एक प्रकीर्णन होता है रेले प्रकीर्णन। इसके कारण क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। रेले प्रकीर्णन कब होता है, पहले ये बता दूं, ये सेलेक्टिव प्रकीर्णन होता है, सेलेक्टिव। ठीक है, सेलेक्टिव, ठीक है, चयनात्मक प्रकीर्णन होता है। ठीक है, आर्य बात है, सेलेक्टिव स्कैटरिंग। ठीक है, ये कब होता है, जब जो रेज होती है उनका तरंग दैर्ध्य, उनका तरंग दैर्ध्य जो कण है उससे ज्यादा हो, तो प्रकीर्णन कौन सा होता है, रेले प्रकीर्णन होता है। मतलब जो धूल कण होते हैं वो सबसे कम हो, मतलब सबसे छोटे हो, और उन कणों के व्यास से भी ज्यादा रेडियो तरंग दैर्ध्य हो, तब जाकर के रेले प्रकीर्णन होता है। और सबसे कम यानी कि सबसे महीन जो कण मिलते हैं वो आकाश में मिलते हैं, अधिक ऊंचाई पर, और वहां पर जो तरंग दैर्ध्य होती है वो इन कणों से अधिक होती है, तब जाकर वहां पर नीला रंग दिखाई देता है। ठीक आ रही है बात समझ में। तो रेले प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। 69 का कौन सा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 है, ये अभिकथन और कारण आ गया भाई। देखो, रेले प्रकीर्णन आकाश के नीले रंग के लिए जिम्मेदार है। सही बात, अभी बताया मैंने। क्यों, क्योंकि रेले का प्रकीर्णन तब होता है जब वायुमंडलीय कणों का व्यास विकिरण के तरंग दैर्ध्य के सापेक्ष छोटा होता है। वायुमंडल के कण क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और जो विकिरण का तरंग दैर्ध्य होता है वो अधिक होता है, तब रेले प्रकीर्णन होता है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, रीजन क्या बता रहा है कि रेले प्रकीर्णन क्यों होता है, क्योंकि रेले प्रकीर्णन अभिकथन डायरेक्ट और रेले प्रकीर्णन के बारे में ही ये बता रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, निम्नलिखित में से अलबिदो के बारे में असत्य की पहचान कीजिए। आप लोगों को दे रखा है, ठीक है, मिलान दे रखा है, सारे ऑप्शन मिलान में है, बाकी एक ऑप्शन जो है वो मिलान में नहीं है। ठीक है, और वो असत्य बताना आप लोगों को। हिम आवरण का 75 से 95% अल्बिदो होता है, सही बात है। इसके अलावा जल का जो अल्बिदो होता है वो 3% होता है, मैंने अभी बताया था, ये भी बात सही है। इसके अलावा रेत का जो प्रकीर्ण अल्बिदो होता है वो होता है 20 से 30%, ये भी सही है। लेकिन जो काली मृदा है, काली मृदा, इसका अल्बिदो कम होगा। कम क्यों होगा, क्योंकि काली सतह सूर्य की विकिरणों का अवशोषण करती है। तभी तो कहते हैं गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो सूर्य की किरणों को अवशोषित कर लेती है और गर्मी बढ़ाती है। इसका मतलब अवशोषण ज्यादा होता है और परावर्तन कम होता है, और परावर्तित विकिरणों को ही क्या बोलते हैं, अल्बिदो बोलते हैं।
तो एल्बिडो यहाँ पर दे रखा है 50 से 60, लेकिन काली मिट्टी का जो एल्बिडो होता है वो होता है 8 से 14% तक ही होता है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया अपना राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 है, सौर कलंक की संख्या में कमी या वृद्धि कितने वर्षीय चक्र के रूप में होती है? तो ये केवल याद रखना आप लोग, रटने वाली चीज़ है। 11 वर्षों के अंतराल में सौर कलंकों में वृद्धि और कमी होती रहती है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 72वां का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 इसमें क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 4 आप लोगों के पास कथन दे रखे हैं। ठीक है, कि उच्च तापमान यहाँ पर कौन सा है? 73, उच्च तापमान। ठीक है, इसके अलावा कौन सा दे रखा है? उच्च वर्षा। इसके अलावा दे रखा है शून्य कोरियोलिस। इसके अलावा सर्वाधिक घूर्णन गति। समझ में आ रही है राइटिंग? मैं बोल रहा हूँ उच्च तापमान, उच्च वर्षा, शून्य कोरियोलिस और सर्वाधिक घूर्णन गति। आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना वही लिखा हुआ मैं क्या। ठीक है, तो उपरोक्त दशाएं कौन से क्षेत्रों में पाती है? ये जो 4 दशाएं दे रखी है यहाँ पर, ये जो दशाएं हैं वो कौन से क्षेत्रों में मिलती है? तापमान भी उच्च होगा, वर्षा भी उच्च होगी, कोरियोलिस शून्य होगा और सर्वाधिक घूर्णन गति होगी। तो ये जो देखने को मिलती है आप लोगों को, वो मिलती है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा के बारे में 4 टॉपिक आप लोगों को क्लियर हो गए। तापमान क्या रहता है? उच्च रहता है भूमध्य रेखा पर। वर्षा क्या होती है? वहां पर उच्च होती है। कोरियोलिस भूमध्य रेखा पर क्या होता है? शून्य होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा सर्वाधिक घूर्णन गति भी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा के बारे में सही है। तो 73वें का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब है 74वां, क्वेश्चन नंबर 74। 2 क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन से स्थान पर सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है? 4 स्थान दे रखे हैं आप लोगों को। भूमध्य रेखा, ध्रुवों पर, सहारा मरुस्थल में और साइबेरिया। सूर्य ताप की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सहारा मरुस्थल, देखो सूर्य ताप वहाँ पर जहाँ अधिक प्राप्त होगा जहाँ पर कोई भी अवरुद्ध चीजें नहीं होगी। ठीक है, और सहारा मरुस्थल में बादल नहीं होते, तो सूर्य ताप की सर्वाधिक प्राप्ति भी कहाँ पर होगी? सहारा मरुस्थल में होगी। भूमध्य रेखा पर बादल बन जाते हैं दोपहर बाद में, तो दोपहर बाद का जो सूर्य ताप होता है वो वहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। तो सर्वाधिक सूर्य ताप की प्राप्ति कहाँ पर होगी? सहारा मरुस्थल में प्राप्त होगी। इसके अलावा ऑप्शन में है ध्रुवों पर तो सूर्य ताप नहीं प्राप्त होता। साइबेरियाई क्षेत्र, ये उच्च अक्षांशों में पाए जाते हैं, यहाँ पर भी सूर्य ताप अधिक नहीं मिलता। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन नंबर 75। दोस्तों अगर ये आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान वायुदाब वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा कहलाती है समदाब रेखा। आ रही है बात समझ में? तो 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ये हो गया आप लोगों के 75 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। 2 टॉपिक लिए थे, यूनिट नंबर 10 वायुमंडल की संरचना एवं संगठन, इसके अलावा यूनिट नंबर 11 सूर्य ताप, ऊष्मा बजट और तापमान वितरण। ठीक है, इसके बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो 2 टॉपिक पढ़ेंगे। एक दिन में 2 टॉपिक करवाने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद में यूनिट नंबर 12 और 13, फिर ऐसे करते करते अपन प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कर लेंगे। फिर 12th की जो RBSC है उसके अनुसार अपन MCQ सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ऐसे आप लोगों के 28 जून तक, जब तक आपके एग्जाम नहीं होते तब तक आप लोगों को MCQ करवाए जाएंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, इस बीच में संडे या सैटरडे को मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए मिक्स क्वेश्चन लेके आऊँ। ठीक है, जैसे पेपर में आते हैं। तो दोस्तों अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और ये प्रश्न कैसे लेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।